कोई नहीं बोल कटे वो। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि चुनावी चर्चा आज दिन भर आपसे जो वादा किया है उसके अंतर्गत हमारे साथ आज इस लाइव शो में दीपक राठौर जी हैं, जो अम्बे रक्तदान समिति के जिलाध्यक्ष हैं। दीपक जी बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ शुभम देवलिया जी हैं, जो कि एक समाज सेवी हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से जिस काम को करते हैं उसमें एकदम बहुत ऊपर तक ले जाते हैं। तो आज इनसे बात करने वाले हैं। दो विचार हैं, दो युवा हैं। अब बात चल रही है 15 तारीख की आधी आबादी की, और आप देख रहे हैं कि चुनाव जनपद ललितपुर का लखनऊ तक जा पहुंचा है, और दोनों लोग कह सकते हैं कि अब इनसे जान के मालूम होगा कि कौन समाज से भी किस पक्ष की तरफ अपनी बात रख रहा है। और इस लाइव चर्चा में हमारे साथ हमारे ओजस्वी अमित पंत जी भी आज साथ में रहेंगे, जो अपने कुछ प्रश्न लेकर आए हैं दोनों वक्ताओं के साथ। तो हम चाहेंगे कि हमारे अमित जी अपनी बात अब प्रारंभ करें। जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार बंधु ललितपुर उत्तर प्रदेश से। आज का इस बुंदेलखंड लाइव डिबेट के अंदर हमारे साथ जो बताया आपने शुभम देवलिया जी हैं और हमारे साथ दीपक राठौर जी हैं, जो कि सामाजिक कार्यों में अग्रणी अपनी अपनी मतलब भूमिका निभाते आ रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल यही है शुभम जी आपसे, आप एक युवा सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप कैसे देखते हैं इस उपचुनाव को? सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने मुझे इस शानदार चर्चा में यहाँ पर बुलाया है, और साथ में आप लोग बधाई के पात्र भी हैं कि आप लोगों ने शहर में जो मीडिया का स्तर है उसको ऊंचाई तक ले जाने का और एक स्टैंडर्ड स्थापित करने का प्रयास किया है। उसके लिए आप काबिले तारीफ हैं। इस चुनाव में ये उपचुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र का एक उत्सव हो रहा है, शहर में हो रहा है, और कई वर्षों के बाद ये देखा जा रहा है कि ये पहला चुनाव है जो मुद्दों पर आधारित लड़ा जा रहा है। इसलिए मैं इस प्रक्रिया से काफी खुश हूं कि इस चुनाव के कारण लोगों में एक बहुत बड़ी जन जागृति आई है कि लोग अवगत हुए हैं, शहर की समस्याओं से अवगत हुए हैं, और एक अलग ही उत्साह है लोगों के हृदय में इस चुनाव को लेकर। इसी के बीच एक सवाल आगे भी हम इसी बात को आगे रखते हैं, युवाओं की क्या भूमिका रहने वाली है इस उपचुनाव के अंदर? इस उपचुनाव में युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका ये है कि वह बदलाव चाहते हैं, और कालांतर से आज तक यही देखा गया है कि युवा शक्ति ने ही निरंतर बदलाव किया है, और एक बदलाव की जो फ्रेश एयर बोलते हैं हम लोग, वो युवा शक्ति के बहाने ही शहर में और देश में बहती है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर है, क्योंकि कई हजार वोटर ऐसे हैं कि जो पहली बार मतदान करेंगे, तो उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि सही नेतृत्व को चुने। दीपक जी, अगला सवाल आपसे भी यही है कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप जनपद ललितपुर के अंदर काफी वर्षों से जिन भी लोगों को ब्लड की आवश्यकता होती है आप तत्काल उनके लिए ब्लड देने जाते हैं। तो जैसा कि हमने शुभम जी सवाल किया, वही सवाल आपसे है कि आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं, और एक युवाओं की क्या भूमिका रहने वाली है इस उपचुनाव के अंदर? दो सवाल है, सटीक जवाब आपको देना है। जी बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आज का बुंदेलखंड जहां हम बैठे हैं इसको धन्यवाद कि हमें लाइव दिखाया जा रहा है, सबको लाइव दिखाया जाए। श्री धर्मेंद्र राठौर जी, श्री प्रबल सक्सेना जी, अमित पंत जी, कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने ये लाइव डेबिट जब चालू की है, जब आज एक चुनाव का जो मुद्दा चल रहा है जब उठा है, जिसमें कि इतना माहौल आप देख रहे हैं शहर में बना हुआ है, आप लोग लाइव दिखा रहे हैं। बहुत बड़ा मतलब मैं कहूँगा एक जनमानस के लिए अच्छा मैसेज गया है, बहुत धन्यवाद। अब मैं कहूँगा कि जो चुनाव की आप माहौल देख रहे हैं, ये चुनाव किस लिए आया है? ये चुनाव कोई प्रक्रिया में तो था नहीं, ये तो एक आपातकालीन आप मान के चलिए किसी हमारे जो चेयरमैन साहब थी उनका देहांत होने के कारण इस चुनाव को रखा गया है। और जैसे कि आपको ज्ञात हो कि इस चुनाव की जो भाजपा की टिकट है उन्हीं के परिवार को दी गई है, और जो विपक्ष है समाजवादी पार्टी कह लीजिए, कांग्रेस के गठबंधन पीडीए कह लीजिए, जिसकी की नीलम चौबे जी को उनको दी गई है टिकट, उसका ये जो माहौल चल रहा है, पहली बार मैं अपने मतलब जिंदगी का पहली बार ऐसा चुनाव देख रहा हूँ चेयरमैन ही का, नगर पालिका का, जिसमें इतना ज्यादा मतलब आक्रोश है युवाओं से लेके बूढ़े से लेके, मतलब पहली बार महिलाओं को मैंने इतना आगे आके देखा है, और इस बार चुनाव बहुत अच्छा होने वाला है। और जैसा कि अभी एक हम उस सवाल को फिर से रिपीट कर रहे हैं कि युवाओं की भूमिका क्या रहने वाली है। जैसे मान के चलिए इस चुनाव के अंदर आज 18 वर्ष के बाद लोग वोट डालने जाते हैं, आप इस बात को समझते हैं, तो महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, एक वर्ग ऐसा है जो युवा,
जो आप मान के चले 18 साल से लेकर 24 साल तक के बीच में, उसकी क्या डिमांड, जैसे कि आज जो सवाल हैं, आज सड़क, पानी, बिजली, लेकिन युवा क्या मांग करे अपनी, युवा किस दिशा में देखना चाहेगा आप इस चुनाव को? मतलब अगर कोई जनप्रतिनिधि उसके घर जाता है तो युवा क्या डिमांड करे? और एक इसी बीच में एक बात और रखना चाह रहे हैं आपसे कि आज जितने भी जनप्रतिनिधि हमारे बीच में हैं, क्या उनके पास एक विजन है? क्या वो ऐसे 20 काम मतलब गिनवा सकते हैं हमारे कि हम नगर पालिका के हद में क्या काम आते हैं? क्योंकि जो युवा है उसको राजनीति के उसको राह भी नहीं पता है, पहली बात तो, ठीक है, ना वो जानता राजनीति क्या है, ना उसको पता है एजेंडा क्या होता है, उसको जाना कहने पर वोट डाल देगा वो। लेकिन हमारा कहने का मतलब है जो जागरूक युवा है वो किस दिशा की ओर बढ़ेगा? हमेशा प्रत्येक चुनाव में, लोकसभा का हो, विधायक का चुनाव हो, चेयरमैन का चुनाव हो, मेंबरी का चुनाव, जिला पंचायत को, युवा की ही भूमिका रहती है। 18 से, खासकर आपने थोड़ा कम बताया, हम ये कहेंगे 18 से 28 तक का युवा मान के चलो अब आप, ठीक है, वो युवा ही है भैया। तो इनकी ही मेन भूमिका है। और रही बात आपने बोला कि 10 या 20 मुद्दे, तो हम आपको गारंटी दे रहे हैं, अगर युवा जो पढ़े लिखे हैं, युवा 18 के बाद पढ़ा लिखा हो गया, मोबाइल भी चलाने लगा, अगर कायदे से मोबाइल देखे और निकाले तो 20 नहीं, कम से कम 50 काम इस भाजपा सरकार में 50 काम नगर के अंदर हुए हैं, अगर ढंग से देखा जाए। ठीक है। अच्छा, जैसे कि आप ऐसा भाजपा को लेकर आप चुनाव में हैं अभी, अगर हम आपका व्यक्तिगत राय पूछें तो आप किसकी तरफ आप प्रत्याशी को मतलब वोट या समर्थन दे रहे हैं अभी आप? अब अभी जो माहौल है तो हम देख रहे हैं, हमने सही बता रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि सपा या भाजपा, लेकिन भाजपा के जो कार्य अभी तक हुए हैं, अभी मैंने देखा बहुत ज्यादा विपक्ष में या सब लोग बोल रहे हैं क्या काम किया है, विकास क्या किया है, और नाली की फोटो डाल रहे हैं, और मतलब जहां भी विपक्ष जा रहा है वहां फोटो डाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन यार कम से कम एक बार देख तो लो, एक बार उनसे मांगो, उनसे कहो पीडीएफ भेजो हमारे लिए, भैया आपने क्या काम करे, तो आपको दिख जाएगा कितने काम किए। हमारे लिए जानकारी, ऐसा नहीं हम फर्जी बोल रहे हैं, हम फर्जी नहीं बोल रहे, हम आपको बता के जाएंगे कि काम क्या क्या किए हैं नगर में भारतीय जनता पार्टी ने। अब हम शुभम जी के पास आते हैं। जैसे कि शुभम जी आपसे पूछें कि व्यक्तिगत हम बात करें कि जो श्रीमती नीलम आशीष चौबे जी है, जो है वो आपकी जिया जी और दीदी है, तो इसलिए आपका जो समर्थन है वो उनकी तरफ है। तो जैसा कि दीपक जी ने कहा ऐसा भाजपा को लेकर के कि आज हम जनपद के ललितपुर के अंदर विकास के कार्य गिनवा सकते हैं, लेकिन अगर हम वही बात करें कि जो फोटोज वायरल हो रही हैं, वीडियोस वायरल हो रही हैं, कितना सच है वो? क्या भाजपा ने रियल में काम किया है या फिर कुछ एजेंडा बनाया गया है इस चुनाव को जीतने के लिए? सबसे पहले मैं आश्वस्त कर दूं कि मैं इस चुनाव में जो भागीदारी है वो केवल इसलिए नहीं है कि प्रत्याशी के साथ मेरा रिश्ता है, ये भागीदारी मेरी है कि क्योंकि मैं शहर में बदलाव चाहता हूँ। ठीक है। पूरा शहर इस बात से यथास्थिति से अवगत है कि शहर में धरातल पर काम की क्या स्थिति है, नगर पालिका की जो जिम्मेदारियां होती हैं उन जिम्मेदारियों की क्या स्थिति है, सड़क, नाली, शमशान घाट, ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई हैं, जो गलियों में लाइट्स लगी हुई हैं उनकी क्या स्थिति है, इन सब से हम सब अवगत हैं। सत्ता का जो अहंकार है, सत्ता के अहंकार ने जो जिला स्तर की, नगर स्तर की व्यवस्था है उनको पूर्णतया निरंकुश बना दिया है। एक सत्ता का जो अहंकार होता है ना कि कुछ भी हम काम करें या ना करें, मोदी योगी के नाम पर हमें जो वोट मिल जाएंगे, इसलिए जो नगर स्तर की व्यवस्थाएं वो पूरी तरह चौपट हो चुकी हैं। और उनका प्रत्यक्ष प्रमाण इस चुनाव में जो विपक्ष और जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जहां जा रहे हैं उसका स्पष्ट प्रमाण दे रहे हैं। रही बात कागजी कार्यों की, तो कागजी कार्य लिखने में, उसको स्थापित कराने में एक अलग बात है, और धरातल पे जो काम किए जाते हैं वो धरातल पे दिखाई देते हैं। सोम जी, आप एक सवाल आपसे हमारा है कि जैसे कि जब सवाल और जवाब के घेरे में हम लोग बैठते हैं या फिर पक्ष विपक्ष के रूप में बैठते हैं, हम एज ए सिटीजन माने ललितपुर की, अगर ऐसा सिटीजन, तो ना भी हम भाजपा की बात करें ना ही हम सपा की बात करें, हम ऐसा ललितपुर सिटीजन के तौर पे अगर आप जनपद को कहाँ देख रहे हैं अभी इस वक्त? अगर रही बात पक्ष विपक्ष की, तो मैं और दीपक भाई दोनों लगभग एक ही विचारधारा के व्यक्ति हैं जो नगर की सेवा चाहते हैं। लोगों की सेवा में भैया का भी काफी योगदान रहता है, हर सुख दुख में लोगों के खड़े हैं, तो ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। हम दोनों एक ही पक्ष में खड़े हुए हैं जो शहर का विकास चाहते हैं। अब बात आई कि वर्तमान में हम शहर को कहाँ आंकते हैं। आज शहर में अगर 50 रास्तों को बनने की जरूरत है तो 5 सड़कें बनाई गई हैं। अगर शहर में 50 नालियों की बनने की जरूरत है तो 5 नालियां बनाई गई हैं। उसमें भी आप खास तौर पर ये देखेंगे कि जो शहर के जो हिस्से प्रभावशाली व्यक्तित्व जहां पे ज्यादा निवास कर रहे हैं, या शहर के वो एरिया जहां पे प्रशासन के लोगों का आना जाना ज्यादा है, उनकी जो दशा है वो बाकी के शहरों से, आउटसाइड के जो एरिया है उनकी तुलना में बेहतर है। आप गोविंद नगर जाएंगे
आप नेहरू नगर जाएंगे, आप विष्णुपुरा जाएंगे, बड़ापुरा जाएंगे, इन क्षेत्रों की जो हालत है, उन क्षेत्रों में जो लोग वाग निवास कर रहे हैं वो एक तरीके से पशुवत जीवन जी रहे हैं। ठीक है, जैसा कि एक सवाल है अभी यहाँ पर हमारा कि दोनों प्रत्याशियों के तौर पर मैंने जब देखा, दोनों को मैंने जब लाइव सुना, तो मुझे एक ही समझ में आती है कि बस रोड, सड़क और बिजली की बात होती है। क्या इनके अलावा और भी मुद्दे हैं? क्या हमारे बीच में ऐसे प्रत्याशी आज जो मतलब नॉमिनेट किए गए हैं, क्या उनके पास कोई 20 काम करा सकते हैं कि हम नगर पालिका खर्च में क्या क्या काम आते हैं? मैं एक युवा हूं और मैं भी आज भी मुझे नहीं पता कि नगर पालिका खर्च में क्या काम आते हैं। कल परसों एक डिबेट चल रही थी, मैंने सवाल किया था कि जो हमारी डैम की तलहटी है, ठीक है, तो क्या वो नगर पालिका के हद में है? तो मुझे नहीं पता था अभी तक। ऐसे बहुत से युवा हैं जिनको नहीं पता कि नगर पालिका के हद में क्या काम आते हैं। मैंने अभी तक ना ही भाजपा के प्रत्याशी को देखा, ना ही मैंने सपा के प्रत्याशी को देखा कि वो पहले अपना एजेंडा गिनाते हैं कि हम कितने कार्य करेंगे। ऐसे इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? जो पार्टी का घोषणा पत्र होगा उस पर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन नगर पालिका के जो कार्य हैं, कार्य क्षेत्र हैं, जिनके बारे में मुझे जानकारी है, वो नगर क्षेत्र के सड़क मार्ग, नगर क्षेत्र की नालियां, उनकी साफ सफाई, जो रोड लाइट्स हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, जो पूरा शहर अंधेरे में हमारा डूबा हुआ है, उनका रख रखाव, जो सफाई कर्मी है, सफाई कर्मियों की पूरी जिम्मेदारी, सफाई की जो से रिलेटेड जो गाड़ियां हैं उनका मैनेजमेंट, उसके बाद जो हमारे शमशान घाट हैं शहर में, उन शमशान घाटों का निर्माण, ठीक है, रख रखाव, ये सारी चीजें नगर पालिका के हिस्से में आती हैं। दीपक जी, मुझे लगता है यहाँ पे एक बहुत बड़ी चूक हो रही है हमारे जनप्रतिनिधियों से। अभी देखें, नगर पालिका के हद में काफी शिक्षा को लेकर मुझे लगता है कोई बात नहीं करता, जो कि सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभा शिक्षा, क्योंकि युवा पढ़ेगा आगे बढ़ेगा। क्योंकि आज हमारे युवाओं को अपने राइट्स एंड लॉ ही नहीं पता है एक्चुअल में देखा जाए यहाँ पर। तो इस अगर हम देखें, जनपद ललितपुर में शायद 2 लाइब्रेरी है मेरे हिसाब से, मुझे पता है, और मुझे लगता है लाइब्रेरी, उन लाइब्रेरी की स्थिति क्या है? मैंने कुछ समय पहले वहां पे लाइव किया था, तो वहां का जो भी यहाँ पे अपॉइंट किया गया था, वहां पे अव्यवस्था मैंने बहुत पाई। वहां पे लिटरेचर नहीं है पहली बात तो पढ़ने के लिए बच्चों के लिए। और जो जनपद ललितपुर के अंदर नगर पालिका के हद में जो स्कूल्स आते हैं, क्या उनकी व्यवस्थाओं पे बात हुई आज तक? मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी प्रतिनिधि से बात की है। दीपक जी क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? हम आपको बता दें, अभी बात चल रही है इस नगर पालिका चुनाव को लेकर, और जो आपने मुद्दा बताया है वो सिंगल नगर पालिका का नहीं है, वो बहुत ऊपर तक का है। उसमें विधायक जी भी इंटरेस्ट लेंगे, उसमें मंत्री जी भी इंटरेस्ट लेंगे। नहीं, हाँ, आप सुन लीजिए, हाँ, नगर पालिका से लिख के जाएगा, पास होगा ऊपर से, लखनऊ जाएगा। ये बड़ी प्रक्रिया है जो आपने स्कूल मैनेजमेंट की बताई, लाइब्रेरी की बताई, लेकिन इसको करना पड़ेगा नगर पालिका को। ठीक क्या है, मैं बताऊं आपको, मैं थोड़ा इंटरप्ट करता हूं यहाँ पर। जो नगर पालिका के हद में शायद हो सकता, मतलब मुझे नहीं पता, शायद आपको नॉलेज है नहीं है, लेकिन नगर पालिका रावल स्कूल शायद नगर पालिका के हद में आता है, मुझे लगता है। आता है। ठीक है, पीएन इंटर कॉलेज भी आता है। और पीएन इंटर कॉलेज आपको पता है पहले 2 जगह लगता था। पीएन इंटर कॉलेज मतलब हमारा जहाँ पे जैन बन गया वहां लगता था, और एक वहां लगता था। मेरा सवाल इतना सा है, क्या जो जनप्रतिनिधि हैं, क्या उनको सड़क, बिजली, पानी ही दिख रही है? नहीं, सवाल इतना सा है। वो मतलब अभी तक दोनों जनप्रतिनिधियों ने अभी तक शिक्षा की बात ही नहीं की है। इसलिए है क्योंकि इस वक्त आप बीजेपी समर्थक के रूप में नहीं, समर्थक की बात नहीं, हम उनके मुद्दों, मतलब जो उनका विकास है, हम उससे खुश हैं, संतुष्ट हैं। शायद आई थिंक मुझे लगता है कि वो जो मैंने पॉइंट देखा, मैं एज अ टीचर भी रहा हूँ, मैं बच्चों की जो शिक्षा पद्धति है, मैं मेरा फोकस शिक्षा को लेकर देता है। अगर मुझसे पर्सनली पूछोगे आप, एज अ डिबेट में भैया ने मुझे मौका दिया कि सवाल करें। ये जो सवाल आपने अमित भाई किया है, आपको सत्य बता रहा है, ये आपने किया है। अभी तक किसी भी डिबेट में किसी भी जनता जनार्दन ने ये सवाल किया ही नहीं है। चलो आप उठा के देख लो, अगर हमें ये सवाल मिल जाए, जो आप बोलोगे हम करेंगे। किसी ने नहीं किया, ये आपने किया है, तो आपको जवाब दे रहे हैं। अगर पब्लिक जवाब करेगी, 18 से लेके 30 साल तक का कोई भी युवा ये जवाब करेगा, तो वो उसका जवाब देंगे कि हम लोगों ने काम क्यों नहीं करा पाया, हमने पीएन स्कूल में क्या नहीं करा। लेकिन आप गलत कह रहे हैं, आप देख के आओ, ऐसा कोई भी स्कूल नहीं है जो नगर पालिका की हद में आता हो आज की डेट में, और वहां की रोड खराब हो, नल नहीं आता हो, क्लासरूम खराब हो, या कुछ भी, सारी व्यवस्थाएं टिप टॉप है। देखिए, आप बहुत अच्छी बात कही आपने। चूंकि आप अम्बे रक्तदान समिति से जुड़े हैं, तो मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं देवलिया जी से। देवलिया जी, चूंकि दीपक जी ने अभी स्कूल बजट नहीं किया है, मैंने स्कूल बजट किया है। जो पीएन इंटर कॉलेज जो कोतवाली के जस्ट सामने है, उसकी स्थिति आज के समय में इतनी खराब है कि गार्जियंस होने के नाते मैं तो अपने बच्चे को तो स्कूल में भेजना नहीं चाहूंगा। तो मुझे लगता है इस पे काम होना चाहिए। अगर आप अभी जाके देखें तो उसकी बाउंड्री वाल टूटी हुई है, और उसको शायद जो कहते हैं ना कि बॉल पेंटिंग या रंग रंगाई, वो भी शायद पिछले कई वर्षों से नहीं हुई है। तो अगर
आपके समर्थित प्रत्याशी नगर पालिका अध्यक्ष बनते हैं तो आपसे अभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उस स्कूल खासतौर से पीएन पे आप विशेष ध्यान दें। और एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन हो गए आपके लिए कि अभी कुछ समय पहले बात चली थी कि वहां पर स्कूल को तोड़कर, और मैंने अपनी न्यूज में भी बताया था नेगेटिव पॉजिटिव में, जो कि एक नेगेटिव बात है कि कहा जा रहा है कि कार्यालय बनाया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि विकास नहीं है, मुझे लगता है विनाश है। ये मैंने भी अभी सुनने में आया था लास्ट मीटिंग में कि जो पीएन इंटर कॉलेज, पीएन स्कूल है कोतवाली के सामने वाला, उस बिल्डिंग को रिनोवेट करके उसमें नगरपालिका का कार्यालय बनाने की बात आ रही थी। ये बड़ा दुखदाई है और ये उस प्रशासन का निष्क्रियता को दर्शाता है कि वह शिक्षा के लिए कितने जागरूक हैं। रही बात स्थान की, तो शहर में ऐसे काफी स्थान हैं जहां नए सिरे से आप नगरपालिका की बिल्डिंग, मंडी रोड है, अब शहर काफी फैल चुका है, राजघाट रोड है, काफी फैल चुका है, जहां पे स्थान अधिग्रहित करके नगरपालिका अपना एक अच्छा ऑफिस बना सकती है, जिससे लोगों को ट्रैफिक की भी असुविधा ना हो, आवाजाही की असुविधा ना हो। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्कूल की स्थिति क्या रही होगी कि जिसको वो लोग काउंट ही नहीं कर रहे। मैं उस स्कूल में कई बार इसलिए गया हूं क्योंकि स्वच्छ ललितपुर, सुंदर ललितपुर जागरूकता अभियान से भी मैं जुड़ा रहा। वहां पर नेकी की पाठशाला लगती थी, तो वो उन्हीं क्लासेस में लगती थी। तो हमारे डॉक्टर प्रबल सक्सेना जी उसमें साथ में थे, तो उस स्थान से आना जाना कंटिन्यू लगा रहा। रही बात रावर स्कूल की, तो वहां पर भी मेरी भाभी जी पढ़ाती हैं और रिलेटिव ड्यूटी करते हैं, तो वहां पे भी मेरे मोहल्ले का स्कूल है, तो अंदर जाना हुआ तो वहां पर भी इस तरीके की जो बेसिक सुविधाएं हैं, शौचालय की सुविधाएं हैं बच्चियों के लिए, जल की सुविधा है बच्चियों के लिए, वो काफी दयनीय अवस्था में है। चलिए, जैसे कि आप दोनों मतलब समाज सेवी संगठन से हैं और दोनों अध्यक्ष हैं समाज सेवा के, तो इसमें जी जी यही मैं चाह रहा कि जैसे आपके प्रत्याशी हैं तो आप इस बात को उन तक जरूर पहुंचाएं कि ये काम सबसे ऊपर रखें, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम सही होगा तो देखिए किसी भी देश की स्थिति उठा लीजिए कि अगर वहाँ शिक्षा का स्तर ठीक है तो वो देश तरक्की पर है। अगर तो ये चीज, क्योंकि देखिए प्रशासनिक अधिकारी इस बात को नहीं समझे, क्यों, उन्हें उस प्रोजेक्ट से शायद कुछ फायदा होगा लेकिन जनपद ललितपुर की जनता को फायदा नहीं होगा। आई थिंक मुझे लगता है शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं किसी भी जी ये बात आप भी समझे कि वास्तव में पीएन इंटर कॉलेज इस वक्त बहुत बुरी स्थिति में है। तो अगर आपके प्रत्याशी विजयी होते हैं तो आप ये बात हमारे चैनल के माध्यम से आज रखी गई, आप जरूर पहुंचाएं उन तक। देखो, मुझे लगता है कि देखिए आज कहीं ना कहीं जब फंड अलॉट होता है किसी, चाहे सड़क हो, बिजली हो, मुझे लगता है शिक्षा के लिए भी फंड अलॉट होता होगा। लेकिन मेरा सवाल जो था आज भी मैं उसका मुझे जवाब नहीं मिल पाया। अभी फिर से वो सवाल था, इसलिए कि आज सवाल हाँ बस एक सवाल, क्योंकि अभी तक किसी जनप्रतिनिधि ने ये बात क्यों नहीं की। मैं एज अ ललितपुर सिटीजन मैं वो बात कर रहा हूँ आपसे, क्यों नहीं की भाई? अभी तक इतना मैंने चुनाव देख लिया, अभी तक 2 दिन बाद मतलब वोट डलना है, तो क्या हमारे जनप्रतिनिधि के विजन में वो शिक्षा नहीं थी क्या? वो चाहते तो मुद्दा उठा सकते थे। मेरा सवाल इतना सा था और दोनों से वही जवाब मैं चाहता हूँ, क्यों नहीं उठाया उन्होंने? भाई जैसे आपने बताया अभी घोषणा पत्र है हमारा, और आप मान के चलिए भाजपा से है, आप उससे है, वो घोषणा पत्र में क्या शिक्षा के लिए कुछ लिखा हुआ है क्या उस घोषणा पत्र के अंदर? बस इतना सवाल है, सटीक जवाब देना है आप लोगों को। मैं श्रीमती सोनाली जैन जी से निवेदन करूंगा, आप लाइव देख रही हैं आज का बुंदेलखंड, और जो ये मुद्दा उठा है स्कूल वाला, पीएन स्कूल का हो, रावर स्कूल का हो, नगर पालिका के अंदर जितने भी स्कूल आते हैं, अपने घोषणा पत्र में अगर नहीं लिखा है, वैसे 100% लिखा है, हम आपको बता दें 100%, अगर नहीं लिखा है तो इसको सबसे पहले कॉलम में लिख लें कि हमारे लिए सुधार करना है। जो भी कमी है धर्मेंद्र जी द्वारा बहुत सिस्टम से कमी बताई गई, महाराज जी के द्वारा बताई गई, तो इसको सबसे पहली लाइन में टिक करना चाहिए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है मेरे हिसाब से आज की लाइव का। देखिए, अगर दोनों प्रत्याशी इस बात को सुन रहे हैं तो इस बात को गंभीरता से लें कि अभी चुनाव के लिए लगभग 3 दिन बचे हैं। हाँ, बस परसों मतलब 15 तारीख को। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो शायद आपके समझ से परे था। तो हम आपसे कहना चाहते कि अगर आप इस मुद्दे को पकड़ लें तो मुझे लगता है कि 1000-2000 वोट आपको इससे मिल सकते हैं, क्योंकि स्कूल का मुद्दा मतलब एक बहुत बड़ी बात। युवा को मोड़ देगा। मैं और हम लोग एक खोजी पत्रकार है, तो इसलिए हम लोगों को लगा जब नगर पालिका की बात है और नगर पालिका का स्कूल है तो कैसे तोड़ा जा सकता है भाई? हम लोग तोड़ने भी नहीं देंगे, क्योंकि अधिकारियों के कहने से कुछ नहीं होता है, वो आज है कल नहीं है। तो अब आप आगे रख सकते, ठीक है। अच्छा, जैसे कि अभी आप दोनों समाज सेवी संगठन से, जैसे मैंने बताया, तो क्या जितने भी ललितपुर जनपद के समाज सेवी संगठन हैं उनकी क्या अहम भूमिका रहने वाली है चुनाव में? क्या उनके आने से या उनका समर्थन देने से क्या चुनाव की स्थिति पलट सकती है क्या? समाज सेवी संगठन के चुनाव में आने से उतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक संगठन में कई लोग होते हैं जो अलग अलग
प्रत्याशी को और अलग अलग संगठन, राजनीतिक संगठन को समर्थन कर सकते हैं। ये जो चुनाव है, जो नगर स्तर का चुनाव होता है, ये बहुत हद तक व्यक्तिगत व्यवहार और व्यक्तिगत परिकल्पनाओं से होता है। और वर्तमान जो चुनाव है ये पूर्णतः मुद्दा आधारित हो चुका है, ठीक है। जो शहर के आम जनमानस की जो बेसिक्स प्रॉब्लम है उस पर ये मुद्दा चुनाव लड़ा जा रहा है। इसलिए ये हम किसका समर्थन कर रहे हैं, भैया किसका समर्थन कर रहे हैं, उस पर नहीं होगा, ये उन मुद्दों पर चुनाव होगा कि उन मुद्दों के लिए पिछले 7.5 साल की केंद्र सरकार और बीजेपी की सरकार ने क्या काम किया, ये उसका रिजल्टेंट है। ये हमारे नगर की जो समस्याओं है, इनका जो मैसेज लखनऊ तक पहुंचना है, वो मैसेज पहुंचाने का तरीका है ये चुनाव। किसी प्रत्याशी को जीतने हारने का नहीं है। वेरी गुड। मुझे लगता है कि जो भी जनप्रतिनिधि हमारे जैतपुर जनपद के तक खड़े हुए हैं, मतलब दोनों का एजेंडा होना चाहिए जनपद का विकास, आपका यही कहना है। और एक पॉजिटिव तरीके से देखें तो अभी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि 15 तारीख को वोट है, क्योंकि आप श्रीमती नीलम आशीष चौबे प्रत्याशी की तरफ से हैं और मुझे लगता है आप भाजपा की तरफ से हैं, तो आप दोनों अपना पक्ष रख सकते हैं, क्योंकि 5 मिनट का समय बचा है हमारे पास और भी आगे, क्योंकि और भी लोग हैं गेस्ट हमारे साथ में। तो दोस्तों, पिछले 7.5 साल से आप लोग नगर की स्थिति को देख रहे हैं और केंद्र में, राज्य में और नगर में 7.5 साल की गवर्नमेंट होने के बाद आप स्वयं अपनी नजरों से अपने क्षेत्र की स्थिति को देखें। राजनीतिक दल अपने लाभ हानि के हिसाब से देखेंगे, दिखाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि यथा स्थिति को आप लोग अपनी नजरों से देखें। अगर आपको अपने मोहल्ले में अच्छी सड़क दिख रही है तो उस हिसाब से वोट करें, खराब सड़क दिख रही है तो उस हिसाब से वोट करें। राजनीतिक दल चुनाव को जातिवादी राजनीति की तरफ ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों को अपने निजी विकास के मुद्दों पर टिके रहना है और उस हिसाब से वोट देना है। सत्ता के अहंकार को चोट करने वाला ये चुनाव है दोस्तों, मैं बार बार वही बोल रहा हूं। अन्यथा की स्थिति में उस अहंकार को पोषण मिलेगा और उसके बाद जो शासन की निरंकुशता कई वर्षों से बनी हुई है, वो निरंकुशता हमेशा बनी रहेगी। इसके लिए आप लोग अपने निजी मुद्दों पर वोट करें, अपने क्योंकि एक छोटा चुनाव है, ये शहर के लोगों का चुनाव है। इसका किसी भी केंद्रीय और स्थानीय और स्टेट लेवल के किसी भी पॉलिसी में इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, अगर लखनऊ तक आपको अपनी आवाज पहुंचानी है तो ये मैं आखिरी मौका समझ रहा हूं कि ललितपुर की जनता अपनी बदहाली का जो मैसेज लखनऊ पहुंचाना चाहती है वो अपने एक वोट की चोट से पहुंचा सकती है। इसके लिए आप नीलम आशीष चौबे जी को साइकिल पर मोहर लगाकर अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, सेम सवाल आपसे है। और देखिए, जो हमारे देवलिया जी ने कहा है, ये छोटी बात हमें नहीं लगती है, क्योंकि अगर इस चुनाव में कुछ भी होता है तो मुझे लगता है एक पत्रकार और एक मीडिया चैनल के माध्यम से लखनऊ तक बहुत बड़ा मैसेज पहुंच जाएगा। इसलिए ये बात आप ना समझें कि इस चुनाव से फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस चुनाव से बहुत फर्क पड़ने वाला है और पड़ चुका है, क्योंकि जिस प्रकार जनपद ललितपुर में बीजेपी के बाकी इतने सारे नेतागण, विधायक लोग आ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं बहुत कुछ सत्ता इसमें बदलने वाला। जी दीपक जी, अपनी बात रखें। भाई साहब, एक मुद्दा उठ रहा है, बहुत दिन से आपने भी बोल दिया कि विधायक जी आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष आए, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। ये क्या है, एक पार्टी की एकता का भी सवाल होता है। इस पार्टी में इतना ज्यादा एकता है, आप ये कह लीजिए, हम ये नहीं कह रहे विपक्ष क्या कहते हैं, क्या कहेगा या क्या नहीं कहेगा। मंत्री आ रहे हैं, ये सब लोग अपने प्रत्याशी को जिताने आ रहे हैं। अगर वार्ड मेंबरी का भी चुनाव लड़ता हो, जिसकी जरूरत पड़ती तो भी विधायक जी आते, मंत्री जी आते, जिला पंचायत अध्यक्ष आते और जो भी नेता की जरूरत पड़ती भगवान की कृपा से वो आते। अब आपको बता दें, हम विकास की बात चल रही थी, तो विकास की यार हमारे पास एक लिस्ट है जो लोग बाग बोल रहे हैं, काम क्या किया है, ये नाली बड़ी है, वो मतलब कूड़ा है, ये है, वो है। हमारे पास विकास की लिस्ट है हर वार्ड की, जो भाजपा ने किया है। छोटे छोटे शब्दों में 2 मिनट में खत्म कर दूंगा, सिर्फ 2 मिनट लूंगा। निवेदन है, सबसे पहले वार्ड नंबर 1 सिद्धनपुराम है, जो एक बिंदु कुशवाहा जी का मकान है सिद्धनपुराम, वहां पर पुलिया सीसीटीवी का काम हुआ है। ये वार्ड नंबर 1 की बात चल रही है, जिसकी लागत लगभग 40 लाख रुपए के समथिंग से आई थी। नगर पालिका परिषद ललितपुर के अंतर्गत वार्ड नंबर 1 सिद्धनपुराम में ही मनोज लिसारिया का मकान है। उसके पास गोविंद सिंह के होते हुए काशीराम के पास मकान तक सीसी रोड का काम वहां पे लगा है। नगर पालिका परिषद द्वारा सिद्धन देवेंद्र पुरोहित जी के मकान के पास सड़क फिर निर्माण का काम लगा है। अब आप सुन लो, वार्ड नंबर 1 में नैन्सी गार्डन के बगल में पार्वती मकान के लक्ष्मी नारायण के मकान के पास, वहां पर भी एक सीसीटीवी आ गया, सीसी रोड का एक निर्माण हुआ है। ठीक, सिद्धनपुरा में जितन वर्मा के मकान के पास, कल्पना भवन के पास फिलिंग कार्य चालू है और अभी हो भी चुका है। ठीक, वार्ड नंबर 1 में सिद्धनपुरा में कुआ का जीर्णोद्धार का कार्य हो चुका है। ठीक, और बता दें हम आपको,
मोहल्ला नेहरू नगर में क्षेत्र विद्यालय का काम बता रहा है आपको। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम हो चुका है। ठीक, वार्ड नंबर 3 में नेहरू नगर में सोनू दरोगा के मकान के पास, देवन के पास सीसी सड़क का निर्माण हो चुका है। ठीक, वार्ड नंबर 3 नेहरू नगर में सोनू यादव सामने बंसीधाम जो कॉलोनी है वहां पर पुलिया निर्माण का कार्य हो चुका है और कुछ होगा तो वो हो भी जाएगा। ठीक, एक और सुनो आप, ये काम बता रहे हैं आप लोग, जो लोग बोलते हैं क्या किया है क्या किया है बता रहे हैं हम। वार्ड नंबर 5 झांसीपुरा, जैसा महाराज ने बोला है बहुत सारी कमियां हैं, ये है वो भी सुन लो, कमी बता दी थोड़ा सा वो भी बता दें हम यार। जो बस स्टैंड के पास मुख्तार के मकान के पास, मंसूर हुसैन के मकान के होते हुए रशीद बेग के मकान, आरसीसी का कार्य, जी आरसीसी का कार्य हो चुका है, जिसकी लगभग अब आयमाय छोड़ो। अब आ जाओ घुसियाने में भैया, घुसियाने में बालकिशन के मकान के पास, मनीष ग्वाला का जो मकान है, कैलाश रेकवार बबली खान के मकान होते हुए मुकेश रेकवार के पास सीसी सड़क निर्माण का काम हो चुका है। अब आप हंस रहे हैं महाराज, अब हम काम गिनवा रहे हैं, आप हंस रहे हैं यार गुरु यार। देखिए जनता आपको सुन रही है, कोई बात नहीं, आपके अब आप सुनो, दिखाइए सबसे मेन सुनो आप भाई साहब, धर्मेंद्र भाई साहब, जी वार्ड नंबर 5 जेल चौराहा सुनो आप, कपूरी ठाकुर चौराहे तक डमरीकरण मरम्मत का कार्य जो अभी करंट में हुआ है, पक्का है ना, हुआ है। ठीक, अब आ जाओ भैया वार्ड नंबर 5 जहां से संतोषी मंदिर परिसर में कुआ का जीर्णोद्धार हुआ है भैया, जीर्णोद्धार की जो बात करी कुआ का हुआ है। ठीक, अब आ जाओ, ये है वार्ड नंबर रामनगर में आओ, हाईवे भारत गैस एजेंसी होते हुए आरसीसी कॉलेज का डामीकरण जो कार्य हुआ है आपको पता है। वार्ड नंबर 6 रामनगर गल्ला मंडी के पास कोमलबाई के मकान के पास भैरव प्रजापति जो मकान का सीसीटीवी सड़क ना, अब हम लिख के इसलिए लाए यार, इतनी सारी चीजें, राजनेता अभिनेता तो है नहीं यार भाई। ठीक, रामनगर में गुलजारी कुशवाहा के मकान, मनीष कुशवाहा, ग्यासी कुशवाहा, किशन के मकान के पास नाली पुलिया निर्माण कार्य चालू हुआ था जो खत्म हो गया है। ठीक, हनुमान मंदिर के पास, वार्ड नंबर 6 हनुमान मंदिर के पास कुआ का जीर्णोद्धार कार्य हुआ है। अभी अभी हमने आपको लगभग 15 काम तो गिनवा था भैया, ज्यादा हो गए। तो जो लोग बाग बोलते हैं थोड़ा सा और भाई साहब, एक सेकंड और। ठीक, उच्च प्राथमिक विद्यालय जुगपुरा में वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य आपको अच्छे से याद होगा, आप देख। वार्ड नंबर 8 में जुगपुरा में रामविलास परिहार के रवि रजक, बबलू कुशवाहा, काली माता मंदिर के पास पुलिया निर्माण का काम। तो अब बहुत सारे हैं, अब हम कितने गिनवाए आपको, चूंकि क्या है विपक्ष को देखना नहीं है, विपक्ष को देखना है कि तुमने काम क्या नहीं करे। अब आ जाओ जो हमारे बीच नहीं है, स्वर्गीय श्री सरला जी, यार 2.5 साल का कार्यकाल था, बात समझिए भाई, वो तो ठीक है, पुण्य प्रताप है, भगवान की कृपा है, उनको टिकट मिली थी, फिर भी उनके परिवार ने बहुत दम मारी यार चुनाव में। अब 2.5 साल को उनको कार्यकाल तो 2.5 साल में अमित भाई वे काका कर लेते, चूंकि है कछु गलतियां भाई, हम जानी कर एक्सेप्ट कर रहे हैं गलतियां भाई है, लेकिन अब उनकी बहू जो आप देख रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, उनकी बात करने का स्टाइल देखो, एक है यार चेयरमैन बनने लायक सोनाली जैन जी, और बाकी हक है, पहली बार देख रहे हैं हम इतनी तेज तर्रार महिला को इस तरीके से प्रचार करते हुए, हम नहीं सब देख रहे हैं यार, सब लोग कह रहे हैं, चूंकि कहेगा कोई नहीं, उनकी बात करने का स्टाइल, तो एक बार इनको आप मौका दें, हम बात कर रहे हैं आपको वे पूरे काम करवाएं, और जो आपने बात करी कि एक अपना वो दे दें, वो अपना एक एजेंडा वो पेश करेंगी, वो उसमें जो अपन के आज का बुंदेलखंड में जो बातें रखी गई हैं वो सारी बातें उसमें लिखी जाएंगी, जो रह जाएंगी वो हम लिखवा देंगे। इतने काम गिनवाए भाई साहब, आप विश्वास करो, अब एक काम की लिस्ट बहुत बड़ी है, थोड़ा सा अगर जूम हो जाए तो मजा आ जाए जी। इसको अपन नहीं एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, एक झलक तो मानने है भाई साहब, प्रबल भाई साहब से निवेदन है, एक थोड़ा सा ये काम की बता रहे हैं हम जी, काम की। वार्ड नंबर 26, इसको आगे दिखा दो भैया के भाई साहब, दिखाएंगे तो आप दिखाओ, हम दिखा रहे हैं, थोड़े से काम दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल, भाजपा के विरोध तो बहुत बुरा भाजपा को, हाँ नहीं आप समर्थन में हैं आप। वार्ड नंबर 26 में यहाँ देख के भैया आपको यहाँ होना है। ठीक, बहुत बढ़िया। ये काम देखो आप यार, वार्ड नंबर 6 में चौराहा बाउंड्री आप देखो। देखिए दीपक जी अपनी बात रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जहाँ भी कंपटीशन होता है वहाँ विकास जरूर होता है, और जनता यही चाहती है, क्योंकि हम लोग जनता के नुमाइंदे हैं। चलो आपसे सवाल हम दोनों, बस दो मिनट नहीं, दीपक जी की चूंकि बात पे हमें चूंकि काउंटर जरूर करना है, जिस प्रकार दीपक जी ने अपनी बात रखी बेबाकी से, बहुत अच्छी बात है और रखना भी चाहिए। लेकिन बस दीपक जी आपकी बात बहुत अच्छी है कि पार्टी में एकता है, सब बात है, लेकिन वही बात आती है कि अगर विकास हुआ है तो इतनी फिर मेहनत किस लिए? अगर मेरे 99% नंबर हैं
तो लोगों को मार्कशीट में दिख जाएंगे, मुझे शायद बताने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए, आपने अपनी बात रखी, बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अपनी तरह जगह सही है और आपको भी शुभकामनाएं कि जो आपने बात रखी आगे भी इसी तरह विकास हो। शुभम जी अपनी बात रखना चाहते हैं। कंक्लूडिंग कमेंट रहेगा, ये इस चुनाव की सफलता ही मैं ये मान के चल रहा हूं कि आज से पहले कभी मुद्दों के आधारित चुनाव हुए ही नहीं इस शहर में। आज पक्ष को गिनाने पड़ रहे हैं काम, यही हमारी सफलता हो गई। जो जिस तरीके से हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, जनता की सफलता हो गई कि हम लोग चाहते थे ये चुनाव जो है, जो अभी तक जाति आधारित व्यवस्था पे लड़ता आया है, वो अब मुद्दों पर आधारित हो गया है। मैंने अपने शुरुआती कमेंट में कहा था कि जहां 50 गलियां बननी थी वहां 5 गलियां बनी हैं, और उन 5 गलियों का नाम हमारे भैया ने हमें बताया है। लेकिन ये शमशान घाट की चर्चा करना भूल गए कि शमशान घाट के जो पिछले 7.5 साल में शमशान घाटों पे क्या अंतर पड़ा, क्या स्थिति हुई, वो निरंतर रसातल में ही चले गए। पुलियों की हालत सबसे छुपी हुई नहीं है। तो ठीक है, सबको शुभकामनाएं हैं। पक्ष अपना पक्ष रखता है, विपक्ष अपना पक्ष रखता है। जनता से फिर मैं कहूंगा, जो आपको धरातल पे दिख रहा है, अपनी आंखें अपनी गली की तरफ मोड़िए, उसकी सफाई की तरफ देखिए और उस हिसाब से वोट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया। तो ये आपने पक्ष और विपक्ष दोनों तरह की बातें सुनी और आप दोनों मेहमान हमारे स्टूडियो में हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अंतिम बात करना चाहिए। तो जो हमारे जनपद ललितपुर के जितने भी मतलब जनप्रतिनिधि हैं, मैं उन दोनों से एक ही बात कहना चाहूँगा एज ललितपुर सिटीजन, कि आप कम से कम एटलीस्ट 2 दिन बचे हैं चुनाव को लेकर के, आप एजेंडा रखें आप जनता के सामने और वो चुन पाए कि आप किन किन मुद्दों पर काम करें। क्योंकि मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जिसके पास ऑल ओवर जितने भी मतलब मुद्दे हैं वो सारे मतलब कवर होने चाहिए। अगर मेरी खुद की बात करो आप, तो मुझे नहीं पता नगर पालिका के हद में क्या क्या काम आते हैं। अब मैं किस आधार पर वोट दूं? अब मैं जो जनता जो युवा पीढ़ी है वो कहाँ रुख मोड़ती है, मैं उसका मुझे अंदाजा है। वो उसको नहीं पता जातिगत, उसको पता जिसने जैसा कह दिया उसने वोट डाल दिया। और मुझे लगता है कि युवाओं की बहुत अहम भूमिका रहने वाली है चुनाव के अंदर। तो हम दोनों जनप्रतिनिधि से एक ही बात कहेंगे कि आप क्या करेंगे आने वाले समय में, क्या नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट अवेयरनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इलेक्शन। मुझे लगता है अवेयरनेस बहुत जरूरी है और सबसे बड़ी अहम भूमिका है जो आने वाले लोकसभा या विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें बहुत अहम भूमिका निभा सकेगा मुझे लगता है ये सारा प्रोग्राम। तो आप देखते रहिए आज का बुंदेलखंड, क्योंकि बहुत ही जल्द आपसे जुड़ने वाले हैं अगले मेहमान श्रीमती ज्योति सिंह लोधी जी, श्रीमती गीता मिश्रा जी और हमारे पूर्व अमर उजाला के चीफ ब्यूरो श्री राजीव श्रीवास्तव जी। धन्यवाद।